मूवी की शुरुआत होती है क्रिश और उसकी पत्नी लक्ष्मी से। क्रिश एक न्यूरोसर्जन था और उसी के हॉस्पिटल में उसका एक करीबी दोस्त प्रसाद भी काम करता था, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट था। अगले सीन में क्रिश के पड़ोस में नए लोग शिफ्ट करते हैं, जिनके साथ उनकी ठीक ठाक बॉन्डिंग बनने लगती है। अब एक रात पार्टी के दिन क्रिश के पड़ोसियों में मौजूद घर की बड़ी बेटी क्रिश के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करने लगती है। क्रिश इन बातों को काफ़ी लाइटली लेता है, हालांकि उस लड़की यानी जेनी की हरकतें लक्ष्मी को ठीक नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद क्रिश नोटिस करता है घर से कुछ दूर मौजूद कुएं के सामने जेनी खड़ी हुई है और एकदम से वो उसमें कूद जाती है। क्रिश फौरन सभी को इन्फॉर्म करता है और बिना देरी करे वो फौरन कुएं में कूदकर जेनी की जान भी बचाता है। क्रिश के ऐसा करने से लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जेनी की जान बचाने के चक्कर में क्रिश अपनी जान गंवा देता और उसके बाद लक्ष्मी तो जीते जी ही मर जाती। ऐसा कहकर लक्ष्मी क्रिश को डांटने लगती है। ठीक तभी क्रिश प्यार के सहारे लक्ष्मी को शांत करता है। दोनों मियाँ बीवी प्यार के कुछ पल बिताने ही लगते हैं कि ठीक तभी जेनी के पिता जेनी की बुरी हालत की खबर देकर तुरंत क्रिश को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहते हैं और जेनी फिर ठीक भी हो जाती है। वैसे उसकी तबीयत तो पहले से काफ़ी बेहतर थी। अब कुछ दिनों के बाद जेनी के घर पर क्रिश और उसकी फैमिली को इनवाइट करी जाती है। डिनर के दौरान जेनी क्रिश के पैरों को सहलाने लगती है, हालांकि उसकी हरकतों पर ये कपल ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। डिनर खत्म करने के बाद जेनी को अपनी खिड़की पर एक अजीब सी फिगर दिखाई देती है, जो एकदम से उसके सामने भी आ जाती है। इस दिन के बाद घर के सभी लोग घर में अजीब अजीब सी आहटों को महसूस करके अजीब बर्ताव भी करने लगते हैं। इस घटना के बाद एक दिन जेनी एक क्लिफ पर खड़ी होकर जान देने की फिराक में होती है, मगर उसे बचाने के लिए उसकी बहन क्लिफ पर पहुंच जाती है। हालांकि अंत में छोटी बहन की जान खतरे में पड़ जाती है और क्रिश सही समय पर वहां पहुंचकर छोटी बहन को बचा लेता है। क्रिश तुरंत इस बारे में जेनी के पिता को बताता है और वो जेनी को समझाते हैं। जेनी को उसके पिता के बात मानने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं और ये देख बाकी सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो लड़की कुछ मिनट पहले आत्महत्या करने के लिए आई थी वो मिनटों में ही कैसे मान गई, क्योंकि उसके बर्ताव और हाव भाव से ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि कुछ देर पहले कोई घटना हुई हो। इस घटना के बाद क्रिश जेनी के पिता को जेनी को किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाने के लिए कहते हैं और अगले सीन में जेनी क्रिश के दोस्त डॉक्टर प्रसाद को बताती है कि इस घर में कोई उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए कहता है। साथ ही एक बार बाथरूम में उसे बड़ी ही बुरी और भयानक तरीके से डराया गया था, वो भी किसी स्पिरिट द्वारा। डॉक्टर प्रसाद जेनी से बात करने के बाद जेनी के कमरे को गौर से देखते हैं, जहां उन्हें भूत प्रेत और एक्सॉर्सिज्म से जुड़ी किताबें मिलती हैं। उसकी हालत देखकर डॉक्टर सभी को बताते हैं कि जेनी इस नए घर में बेहद अकेली पड़ गई है और इसी वजह से शायद अब जो कि वो अकेली पड़ गई है, इसीलिए शायद वो इन सभी विषय पर किताबें पढ़ती है। जेनी को लगता है कि इस घर में या फिर उसके अंदर कोई स्पिरिट मौजूद है जिसने उसे पजेस कर रखा है, तो जेनी को इससे बाहर निकालने के लिए फेक रिचुअल या फेक एक्सॉर्सिज्म करनी होगी, जिससे कि उसके मन को तसल्ली दी जा सके कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद एक प्रीस्ट की मदद से एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करी जाती है और प्रक्रिया के दौरान जेनी आसपास के लोगों को उछालने लगती है और ये देख सभी समझ पाते हैं कि सच में जेनी पजेस्ड थी और अब तक वो बेफिजूल की बातें नहीं कर रही थी। वो जो भी कह रही थी उनमें सच्चाई थी। प्रक्रिया को फिलहाल बीच में ही रोकना पड़ता है, क्योंकि जेनी के अंदर मौजूद स्पिरिट प्रीस्ट पर हमला करने लगती है और वो क्रूज को भी उल्टा कर देती है। इसके बाद प्रीस्ट को एडमिट करा जाता है हॉस्पिटल में और जेनी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। सभी को ऐसा लगने लगता है कि एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल रहा। घर में मौजूद मेड के अलावा सभी को ऐसा ही लग रहा था कि जेनी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेड को इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था
और वो स्पिरिट को असल में भगाने के लिए एक रिचुअल करने की तैयारी में रहती है। लेकिन जेनी के पिता उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। अब रात के समय जेनी के मेड पर कोई हमला करके उसे जान से मार देती है और ये मौत बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह से रिचुअल के माध्यम से मेड स्पिरिट को ख़त्म करना चाहती थी, यानी कि जेनी ने ही उस मेड को मारा है। मेड के अचानक गायब होने के बाद जेनी के पिता घर का वास्तु दिखाने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं और उन्हें अपने घर में हो रही घटनाओं के बारे में भी बताते हैं। और उस आदमी के जांच करने के बाद पता चलता है कि घर में तीन स्पिरिट मौजूद है। दूसरी तरफ लक्ष्मी प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी के कुछ महीनों के बाद लक्ष्मी एकदम से सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है, लेकिन ईश्वर की दया से उसका मिसकैरेज नहीं होता है। मगर इस घटना के बाद लक्ष्मी बताती है कि सीढ़ियों पर उसे किसी बुरी शक्ति ने धक्का दिया था, क्योंकि वो काफ़ी संभल कर चल रही थी। लेकिन आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और किसने उसके साथ ऐसा करा है, वो भी क्यों? साथ ही क्रिश पर इस बुरी शक्ति का बुरा असर पड़ने लगा था, जिस वजह से वो ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वो सर्जरीज भी ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से एक पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो जाती है। इस बारे में जानने के लिए डॉक्टर प्रसाद और क्रिश एक बूढ़ी महिला से मिलने के लिए जाते हैं, जो इकलौती आई विटनेस थी उस घटना की जो काफ़ी साल पहले यहाँ रहने वाले लोगों के साथ हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जेनी के पिता को वो आदमी बताता है कि सन 1935 में इस घर में एक चाइनीज़ फैमिली रहती थी, जिनमें एक बच्ची, उसकी माँ जो कि प्रेग्नेंट थी, और उस बच्ची का पिता रहता था। आई विटनेस तब सिर्फ 7 साल की थी और वो उस घर में फूल तोड़ने के लिए जाया करती थी। एक दिन एकदम से वो आदमी उसे पकड़कर उसकी बलि देने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी फौरन उसे रोककर बच्ची को वहाँ से भगा देती है। इस घटना के बाद हम ये जान पाते हैं कि वो आदमी शैतान की पूजा करता है और जो कि उसे एक बेटा चाहिए था, वो सूर्य ग्रहण के समय किसी लड़की की बलि देकर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। अब जो कि वो उस लड़की की बलि नहीं दे सका, इसलिए गुस्से में आकर वो सूर्य ग्रहण के समय अपनी एक लौती बेटी की बलि चढ़ा देता है। पति की ऐसी ऊंची हरकत से टूटकर प्रेग्नेंट पत्नी अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ साथ अपनी भी जान ले लेती है और वो आदमी भी कुएं में कूदकर खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि उसके बेटे पाने की इच्छा अब बस इच्छा ही रह गई थी। इस घटना के बारे में जानने के बाद जेनी का पूरा परिवार घर छोड़ने की तैयारी में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ प्रीस्ट को होश आ जाता है और वो बताते हैं कि जेनी के घर में मौजूद आत्माएं बुरी नहीं है, वो सिर्फ घर के मेंबर्स को डराना चाहती हैं। किंतु क्रिश के अंदर बुरी आत्माओं का साया है, जो कि उसने मूवी के शुरुआती सीन में कुएं में कूदकर जेनी की जान बचाई थी। तब से ही उसके अंदर बुरी आत्मा यानी उस आदमी का साया है और उस स्पिरिट ने ही लक्ष्मी को प्रेग्नेंट भी करा है, जिससे कि उसे बेटा मिल सके। इसके अलावा अमावस की रात को क्रिश जेनी की बहन की बलि देगा, जिससे लक्ष्मी के गर्भ में बेटा आ जाएगा और वो होगा शैतान का बेटा। वैसे इस शैतान से बचाने के लिए ही माँ बेटी की आत्मा जेनी और उसके परिवार को इस घर से भगाना चाहती थी। लक्ष्मी को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वो एक एक करके जेनी के परिवार और डॉक्टर प्रसाद को इस बारे में बताती है। अमावस की रात खत्म होने तक जैसे तैसे करके ने क्रिश को रोकना ही होगा, इसलिए डॉक्टर प्रसाद क्रिश के साथ काफ़ी समय तक बातें करने में बिताते हैं और बातों को एनालाइज करके उन्हें पता चलता है कि आखिरकार क्रिश की क्या मंशा है। मगर डॉक्टर प्रसाद की बातचीत से तंग आकर क्रिश गुस्से में डॉक्टर प्रसाद को जान से मार डालता है और फिर वो जेनी के घर पहुंचता है और जेनी की छोटी बहन को बहला फुसला कर बलि देने की तैयारी में लगा रहता है। हालांकि उसकी बलि देने से पहले जेनी, लक्ष्मी और उसके पूरे परिवार के साथ साथ उस चाइनीज फैमिली का सामना इसे करना पड़ता है। वो महिला अपनी बेटी को तो नहीं बचा सकी, मगर वो जेनी की बहन को बचाना चाहती थी। सभी एकजुट होकर लड़ते हैं और आखिरकार अमावस की रात खत्म हो जाती है और शैतान रूपी चाइनीज आदमी की आत्मा क्रिश के शरीर को छोड़कर चली जाती है। इस घटना के बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। क्रिश और लक्ष्मी अब गोवा में रहते थे
और फिलहाल उनका एक बेटा भी था। ये सभी मिलकर क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं और फिर एकदम से क्रिश का बेटा अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाते ही कैमरा एंगल उसकी आंखों की तरफ ले जाया जाता है और उसकी आंखों में 2 आइरिस थे, यानी कि ये बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं था और ना तो ये क्रिश का बच्चा था। ये है उसी शैतान चाइनीस आदमी का बेटा। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द हाउस नेक्स्ट डोर। ये मूवी और इस मूवी की कॉन्सेप्ट आपको कैसी लगी है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।